हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पिछले अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए यूएनओ की मूल्यांकन की बात करेंगे। यूएनओ की उपलब्धियां, यूएनओ की जो भी विफलताएं हैं अब तक, उसके बारे में अभी वाला हमारा ये टॉपिक रहेगा। पिछली क्लास में बच्चों हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन, उसके विभिन्न अंग और उसके अंगों की जो कार्यशैली है उस पर हमने चर्चा करी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यूएनओ की उपलब्धियों पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले अगर हम उपलब्धि की बात करें तो यूएनओ की सबसे बड़ी उपलब्धि आज हम क्या मान सकते हैं, वो है जिस तरीके से यूएनओ शांति कायम रखने में कामयाब हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम इसकी तुलना राष्ट्र संघ से करें तो लीग ऑफ नेशंस, जिसके रहते हुए भी 2 विश्व युद्ध हुए थे, लेकिन आज हम देखते हैं 1945 के बाद एक दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा तीसरे विश्व युद्ध के रूप में मंडरा रहा है। लेकिन यूएनओ की पहली उपलब्धि हम यही कहेंगे कि आज तक ये विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब हुआ है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रों के बीच में मतभेद समाप्त हो गए हैं या उनके बीच में अब कोई तनाव की स्थिति नहीं है। ठीक उससे विपरीत हम ये कह सकते हैं कि आज कई देशों के बीच में जो तनाव के कारण है, मुद्दे हैं, वो यथावत है। अगर हम देखते हैं तो शीत युद्ध के रूप में एक लंबा पीरियड चला 45 साल तक, जब दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में कई परिस्थितियां, कई कटुपूर्ण तनावपूर्ण संबंध रहे थे और दुनिया को हमेशा एक भय सताता था कि कभी भी इन दोनों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता है या इनके बीच की जो ईर्ष्या है या एक दूसरे को नीचे गिराने की जो होड़ है, कहीं वो एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर ना बढ़ जाए। लेकिन यूएनओ के हम सकारात्मक भूमिका के बारे में यही करेंगे कि कई बार केवल इन 2 महाशक्तियों के बीच में नहीं, कई राज्यों के बीच में, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे भारत चीन हो, चाहे वियतनाम और अमेरिका का देखें, चाहे अरब इसराइल की हम बात करें, इराक और पाकिस्तान के बीच, इराक और अमेरिका के बीच की हम बात करें, अफगानिस्तान पर जो हमला हुआ उसकी हम बात करें, तो कई ऐसी स्थितियां बनी हैं जब बहुत कटुपूर्ण स्थितियां एक युद्ध में परिणत हो सकती थी। परंतु यूएनओ की सकारात्मक भूमिका यही है कि आज तक इन विवादों को सुलझाने के लिए, चाहे मध्यस्थता के माध्यम से, चाहे द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से, चाहे बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से, यूएनओ आज तक इस युद्ध को टाला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ शांति, पीस कीपिंग में सक्सेसफुल रहा है, यानी कि शांति कायम रखने में सफल रहा है। इसके लिए यूएनओ ने लगभग कहते हैं कि 172 से भी ज़्यादा वार्ताएं, नेगोशिएशंस इन राज्यों के बीच में किए हैं। पीस कीपिंग जो इसने मिशंस किए, तो वो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के केस में है, श्रीलंका के केस में है, तो लगभग 16 से भी ज़्यादा पीस कीपिंग मिशंस यूएनओ के द्वारा भेजे गए। तो उस रूप में देखें तो यूएनओ की हम पहली उपलब्धि ये मानते हैं कि यह दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में कामयाब रहा है। दूसरी उपलब्धि की हम बात करें तो दूसरी उपलब्धि है कि एनएसएस, बच्चों आप वाला एनएसएस नहीं है, ये है नेशन स्टेट सिस्टम, यानी कि राष्ट्र राज्य व्यवस्था को कायम रखने में भी यूएनओ सफल रहा है। कि अगर हम देखें कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो तब दुनिया में एक तो साम्राज्यवाद था, एक उपनिवेशवाद था। इन दोनों का ही अंत करने में बहुत बड़ी भूमिका यूएनओ की रही है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसके पश्चात यूएनओ की ये पहल थी कि कोई भी राष्ट्र किसी के अधीन ना रहे, कोई उपनिवेशवाद जो था वो समाप्त हो जाए और इन राष्ट्रों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिलाकर इनकी एक व्यवस्था की जाए। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरी उपलब्धि है निशस्त्रीकरण के रूप में। निशस्त्रीकरण की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि जैसे ही यूएनओ स्थापित हुआ उसी टाइम परमाणु शक्ति भी विश्व के सामने एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में मंडरा रही थी। लेकिन परमाणु शक्ति के जो हम कह सकते हैं कि उस वक्त ऐसे लगने लगा कि अब पूरा विश्व जो है एक होड़, एक अंधी दौड़ में शामिल हो गया। पहले अमेरिका द्वारा किया गया, उसके बाद रूस को देखकर ब्रिटेन, फ्रांस, तो चाइना,
तो ऐसे ये 5 जब महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति आ गई और जितने भी विकासशील राज्य थे वो भी इसको हासिल करने के लिए उनने भी अपने सारे कदम बढ़ा लिए, लेकिन यूएनओ की एक सकारात्मक भूमिका ये रही है कि इस परमाणु शक्ति को प्रसारित होने से उसने रोकने का जब प्रयास किया, तो आज उस रूप में देखें तो हम दुनिया में हमारे सामने ऑफिशियली तो हम देखें तो 7 कंट्रीज हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने भी ये परीक्षण कर लिया, तो अब 8 ऐसे राज्य हैं जिनके पास परमाणु शक्ति, जिनको परमाणु शक्ति संपन्न या परमाणु हथियार जिनके पास हैं, वो इन 5 के बाद भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया। उस रूप में देखें परमाणु शक्ति को नियंत्रित करने में भी यूएनओ सफल रहा है। निशस्त्रीकरण के लिए उसने विभिन्न संधियां और समझौते किए, जिसमें हम कहते हैं कि एनपीटी है, अणु अप्रसार संधि है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, सीटीबीटी है, व्यापक परमाणु प्रतिबंध निषेध संधि। यानी कि जो शक्ति संपन्न राज्य हैं वो आगे इस तकनीक को दूसरे राज्यों को हस्तांतरित ना करें, इसके लिए यूएनओ ने सकारात्मक कदम उठाए और वो काफी कुछ इसमें सफल भी रहा है। चौथी उपलब्धि अगर हम देखें तो वो है मानव अधिकारों को संरक्षित करने में इसकी सफलता। इसमें अगर मैं बताऊं बच्चों तो 1948 में यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिसको हम कहते हैं यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो विभिन्न राज्य चाहे वो अपने सरकारों द्वारा ही प्रताड़ित क्यों न जा रहे थे, पर एक मानव के अधिकार, एक मानव के रूप में जो उनके अधिकार हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास यूएनओ शुरू से ही करता आ रहा है। फिर इसमें हम चाहे यूनिसेफ की तरफ से देख लें तो बाल श्रम को रोकने के लिए नियम बनाना, जितने भी दुनिया के जो वीकर सेक्शंस हैं, महिलाओं के लिए कहें तो महिलाओं को अधिकार दिलाने में यूएनओ बहुत सक्रिय रहा है। पर्यावरण एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी जो पर्यावरण का प्रदूषण है चुनौती बन गई है, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारे जो वन जीवी हैं उनके ऊपर जो एक खतरा मंडरा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर यूएनओ बहुत सक्रिय है और इनकी संरक्षण के लिए वो उपाय कर रहा है। 5वीं उपलब्धि हम कह सकते हैं खाद्य सामग्री की सहायता, फूड एड जिसे कहते हैं, कि यूएनओ बहुत सक्सेसफुल रहा है कि ऐसे एरियाज जहां बहुत बड़ी संकट का है, कि जहां अकाल है, ड्रॉट है, फेमिन है, जहां भोजन की बहुत ज़्यादा कमी है और कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे क्षेत्रों में यूएन अपनी एजेंसीज के माध्यम से, अपने सदस्यों के माध्यम से लोगों को भोजन सामग्री भी पहुंचा रहा है। इसके अलावा देखें तो अगली उपलब्धि हम कहते हैं कि शरणार्थियों की सहायता। आज विश्व में एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि कई ऐसे नागरिक हैं जो अपने राज्य से तो विस्थापित हैं और दूसरे राज्यों में वो शरण ले रहे हैं। तो इन शरणार्थियों को भी, चाहे वो पाकिस्तान का केस देख लें, चाहे अफगानिस्तान का केस देख लें, चाहे हम सीरिया का केस देख लें, कोसावो का केस देख लें, तो यूएनओ ने एक सक्रिय भूमिका अदा करते हुए ऐसे राज्यों को उन्होंने, ऐसे शरणार्थियों को उन्होंने उनकी सहायता की है। एक और उपलब्धि अगर हम देखें तो वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मतलब हम कह रहे हैं कि यूएनओ केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं है, जीवन स्तर को उठाने के लिए जितने कदम, जितने क्षेत्रों में नीतियां नियम बना सकता है, सक्रिय भूमिका अदा कर सकता है, वो यूएनओ द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो खतरनाक बीमारियां रही हैं पूर्व में, अगर हम कहें अभी वर्तमान में कोरोना से, आज जो हमारा WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो भी आए दिन नई नई गाइडलाइन देता है, वो लोगों को चेताता है। सबसे पहले WHO ने ही कोरोना की घोषणा करी थी। तो कोरोना से पूर्व की मैं यहाँ पर बात करूंगी कि चाहे कैंसर के रूप में देखें, पोलियो के रूप में देखें, विभिन्न ऐसी गंभीर इन्फेक्शियस बीमारियों के बारे में अगर हम देखें, एड्स सबसे बड़ी बात अगर देखें, एड्स उन्मूलन में यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसी गंभीर किस्म की बीमारियों का लोगों में जागरूकता पैदा करना, उसका प्रॉपर वैक्सीन या इस तरह की दवाइयाँ वगैरह बनाकर उसको क्षेत्रों में पहुंचाना, इसमें भी यूएनओ की एक बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। फिर हम कहेंगे यूएनओ की एक और उपलब्धियों की अगर हम बात कहेंगे तो वो है लोकतंत्र को कायम करने में चुनाव, जो एक महत्वपूर्ण चीज है। और ऐसे राज्य जहां तानाशाही है, जहां राजतंत्र बहुत सशक्त भूमिका अदा कर रहा है, ऐसे राज्यों में जब लोकतंत्र केवल नाम मात्र के लिए दिखाई दे, तो उसके लिए यूएनओ एक
चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहना चाहता है। यानी कि इसकी अगली उपलब्धि हम ये कहेंगे कि ये इलेक्शंस को मॉनिटर करने की भी इसकी रही है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात कहें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना यूएनओ अपनी जिम्मेदारी समझता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ संवेदनशील है, जहाँ सरकार को माना जाता है कि वो जनता को प्रताड़ित कर रही है या जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसे क्षेत्र में भी यूएनओ बहुत सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। तो ये बच्चों से यूएनओ की उपलब्धियां यानी कि सक्सेस ऑफ यूएनओ या उसकी सफलताएं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम यूएनओ की विफलताएं इसका बी पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज रोजी, अब सब कुछ बहुत सुंदर हो गया है। यूएनओ की स्थापना के बाद दुनिया से समस्याएं जो हैं वो समाप्त हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तस्वीर का एक और रुख है जिसमें हम कह सकते हैं कि यूएनओ कुछ चीज़ों में आज भी असफल रहा है या उतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना कि उसको होना चाहिए था। जिन उद्देश्यों के साथ उसकी स्थापना हुई थी पूरी तरीके से वो उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। तो सबसे पहली हम उसकी जो ले रहे हैं विफलता में हम ले रहे हैं कि कुछ ऐसे विवाद हैं जिसको वो आज तक नहीं सुलझा पाया है। सबसे पहले इसमें हम कश्मीर की ही बात करेंगे कि कश्मीर विवाद 1947 से आज तक चल रहा है और ये स्थिति जो है वो गंभीर से गंभीर बनती जा रही है। भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ाने का आरोप देता है तो पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है कश्मीरियों को स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। तो ये एक विवादास्पद जो दो राज्यों का एक बिल्कुल ही टकराने वाला मुद्दा है, यूएनओ इसको पूरी तरह से समाप्त नहीं करवा पाया है। कई बार जो हमारे अमेरिका है या दूसरी कंट्रीज हैं वो ये कहते भी हैं कि भाई हम मध्यस्थता करके इस विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों का ये कहना है कि ये एक द्विपक्षीय मामला है जिसमें उन्हें किसी तीसरे मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। तो कश्मीर की तरह ही दूसरा एक और केस हम देखें तो वो है इजराइल व अरब देश का विवाद। इसको भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। इजराइल ये कहा जाता है कि अमेरिका के नज़दीक है और इजराइल द्वारा मानवाधिकारों का हनन हो भी रहा है। अरब देश उस पर ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये केस भी सुलझाने में यूएनओ सफल नहीं हो पाया है। तीसरी जो इसकी विफलता मानी जाती है वो एक बहुत चर्चित और बहुत वास्तविक जिसको हम कह सकते हैं वो है इसकी जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी जो वीटो पावर है उसके आगे यूएनओ काफ़ी बेबस नज़र आता है। अगर हम देखें एक तरफ महासभा में 193 कंट्रीज़ हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में 5 जो स्थायी सदस्य हैं अगर कोई भी एक ना कर दे तो पूरा दुनिया का बहुमत एक तरफ रह जाता है और वो एक राज्य जिसने कि इनको निषेध किया है वो उसकी मनमर्जी अपनी जगह हो जाती है। तो यूएनओ इस मामले में बहुत ही बेबस है। जो इसका सुरक्षा परिषद का संगठन है उसको ही पुनर्गठन की लंबे समय से मांग चल रही है कि जब दुनिया में 51 राज्य थे तब भी 5 स्थायी सदस्य थे, आज ये संख्या जो है चौगुनी होने जा रही है, तब भी आप उन 5 स्थायी सदस्यों को ही लेकर बैठो। जहां सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, आज मांग की जाती है कि पुनर्गठन करके इसको 25 कर दिया जाए और जो स्थायी हैं वो 5 से उसको कम 10 तक ले जाने की ऐसी मांग उठ रही है। वीटो पावर की बेबसी के सामने हम यही कहेंगे कि दोनों ही महाशक्तियां जो रही थी, पूर्व का सोवियत संघ, आज का जिसको हम रूस कहते हैं, और अमेरिका, इन दोनों ने अपनी प्रतिद्वंदिता के चलते एक दूसरे को कोई भी सक्रिय कार्य करने से रोका और यूएनओ पूरी तरह से उसके आगे बेबस नजर आया। अगली जो हम विफलता है वो है एक और उसी से जुड़ी हुई है कि शीत युद्ध के दौरान ये माना जाता है कि यूएनओ एक मूक दर्शक था, यानी कि एक साइलेंट स्पेक्टेटर था और दोनों महाशक्तियों के बीच में जो नेगेटिविटी थी, जो भी टेंशन्स थी, ऐसा लगता था कि कभी भी युद्ध में परिणत हो सकता है, युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी हमने देखा कि यूएनओ दोनों ही महाशक्तियों के आगे बेबस रहा और 45 साल तक इस शीत युद्ध की जो परिस्थिति है उसमें यूएनओ का हम बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि प्रभावशाली भूमिका इसमें नहीं रही है। ये जो स्थिति समाप्त हुई ये सोवियत संघ के विघटन के बाद ही समाप्त हुई है, जब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस, ये माना जाता है कि उतना
प्रभावशाली या उसके पास जो पहले अन्य सदस्यों की सोवियत गुट में जो उसके शामिल सदस्य थे वो सब उससे आज स्वतंत्र हो चुके हैं, उससे विघटित होकर उन्होंने अपना एक अलग राज्य का दर्जा कायम कर लिया। तो उस रूप में अगर हम देखें तो नाटो गुट आज भी प्रभावशाली माना जाता है, जबकि सोवियत संघ गुट है, वार्सो गुट जिसको हम बोलते हैं, वो समाप्त हो चुका है। तो उस रूप में वो प्रतिद्वंदिता जो पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी वो अब समाप्त हो चुकी है। अगली जो हम देखेंगे विफलता वो है इसी शीत युद्ध के तुरंत बाद, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद नाटो देशों ने युगोस्लाविया पर आक्रमण किया, यानी कि उस पर हमला किया, उस पर बमबारी करी। उस टाइम पर भी यूएनओ एक बहुत ही बेबस संस्था के रूप में चुपचाप देखता रहा, इसने कोई प्रभावशाली भूमिका नहीं निभाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इराक का भी केस है। इस पॉइंट को हम ये भी ले सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व के आगे यूएनओ जो है काफी बेबस नजर आया। कि अगर हम देखते हैं कि इस 1945 से अब तक का अगर हम देखें तो जहां पहले द्विध्रुवीयवाद था, यानी कि सोवियत संघ का ध्रुव और अमेरिका का ध्रुव, ये दो द्विध्रुवीयवाद था। लेकिन द्विध्रुवीयवाद से हम बहुध्रुवीयवाद की ओर भी बढ़े कि चाइना एक बहुत पावरफुल कंट्री है, कई राज्यों ने चूंकि एटॉमिक पावर हासिल कर ली है, तो अब हम द्विध्रुवीय भी नहीं बहुध्रुवीयवाद में भी हम चलते रहे। लेकिन बहुध्रुवीयवाद के साथ साथ एक और हकीकत थी कि अमेरिका अपनी जो फाइनेंशियल एड दे रहा है, जो वित्तीय सहायता, वो यूएनओ को चूंकि मैक्सिमम वही दे रहा है, तो एक तरीके से उसने अपनी मनमर्जी यूएनओ में चलाई है। और बाकी जो यूएनओ एक संगठन के रूप में इसके आगे बेबस रहा है। चाहे वो अगर हम देखें तो इराक के ऊपर जिस तरीके से जॉर्ज बुश ने बिल्कुल ही उन्होंने कहा कि यूएन पीस की, पहले उन्होंने यूएन से निरीक्षण दल भेजा था कि सद्दाम हुसैन के पास कोई ना कोई केमिकल है, कुछ इस एटॉमिक उसके पास शक्ति है जिससे कि वो दुनिया पर कुवैत पर या दुनिया जिससे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यूएन का जो निरीक्षण दल है, उन्होंने जब अपना टाइम पीरियड के बाद उन्हें ऐसी कोई केमिकल्स नहीं मिले हैं और उन्होंने कहा कि लंबे अभी हमें और समय दीजिए ताकि हम इसकी जांच कर सकें। लेकिन उस टाइम पर राष्ट्रपति ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इराक पर हमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, यानी कि इराक की जनता को हमारी आवश्यकता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें आक्रमण करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी घटना थी जिससे हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी मनमर्जी चलाई और यूएनओ अपनी असहमति के बावजूद उस टाइम कोई स्टेप नहीं ले सका। फिर अगली अगर हम देखें पर्यावरण संबंधी जो चुनौती है, मैंने कहा ना कि पर्यावरण प्रदूषण दिन दुगना चौगुना बढ़ता ही जा रहा है और कितने ही सम्मेलन हो गए, कितने ही ग्रीन हाउस उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रयास किए गए। आए दिन कोई ना कोई समिट होती रहती है जिसमें कहा जाता है कि भाई पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है और सभी राष्ट्रों को इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। लेकिन अगर हम देखें इसकी विफलता के रूप में देखें तो यूएनओ आज तक ऐसे कोई सर्वसम्मत नियम नहीं बना पाया है जो सब मान लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री जो है वो इसका विरोध कर देती है। तो उस रूप में देखें तो पर्यावरण की जो संरक्षण की भी चुनौती है वो आज भी कायम है। एक और विफलता अगर हम देखें तो परमाणु हथियार, उसका जो प्रसार है उसको रोकने में भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। कि जैसे मैंने कहा कि ऑफिशियली तो 6 या 7 कंट्रीज को माना जाता है कि जिनके पास परमाणु शक्ति है, मतलब ये हथियार है उनके पास। लेकिन अगर अनऑफिशियली देखें तो माना जाता है कि विश्व के कई राज्य जो हैं चुपचाप इस शक्ति से अपने आप को लेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली इस अपने परमाणु परीक्षण के कार्य में संलग्न हैं और वो इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो उस रूप में देखें तो फिर सीटीबीटी के अगर रूप में देखें, भारत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है एनपीटी सीटीबीटी पर साइन करने का, लेकिन अमेरिका स्वयं जो है सीटीबीटी का पुष्टिकरण नहीं करा पाया है। तो जो निशस्त्रीकरण की संधियां हैं उनको भी पूरी तरीके से लागू करवाने में यूएनओ जो है वो सफल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि वित्तीय अनुदान, ये यूएनओ की सच्चाई है, ये उसकी बहुत बड़ी विवशता का कारण भी है कि चूंकि यूएनओ का अपना कोई फंड नहीं होता, उसका अपना कोई बजट नहीं होता, उसको विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय अनुदान लेना होता है। तो जो राष्ट्र सबसे ज्यादा देगा यूएनओ उसके आगे बेबस हो जाता है। तो उस रूप में अगर मैं कहूँ तो वित्तीय
अनुदान के कारण यूएनओ भी एक तटस्थ भूमिका निभाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है। कई बार ना चाहते हुए भी उसका जो झुकाव है या उसकी जो विवशता है, ऐसे जो विकसित राष्ट्र हैं जो कि उसको बड़ी सी वित्तीय सहायता देते हैं, उनके आगे वो बेबस हो जाता है, उनका विरोध नहीं कर पाता है। और लास्ट अगर हम उपलब्धि की बात करें, लास्ट हम विफलता की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो दो रिसेंट जो प्रॉब्लम्स आई थी हमारे, रिसेंट तो नहीं है पर लास्ट जो मेजर प्रॉब्लम्स के रूप में आई हैं, एक तो अफगानिस्तान। तो तालिबान पर जब अमेरिका ने तालिबानियों को खदेड़ते हुए तालिबान पर जब हमला किया और उन्होंने कहा कि साहब हम अब अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, हम इराक में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, तो वहां पर भी आज भी चाहे वहां पर कहने को कह सकते हैं कि हाँ शांति है, लेकिन पूरी तरीके से वहां शांति आज भी नहीं हो पाई है। यदा कदा कोई ना कोई ऐसी हिंसात्मक घटनाएं घटती रहती हैं। सुसाइड बॉम्बिंग्स एक बहुत दुनिया के सामने एक नई जो है प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आ गया है। मानव अधिकारों को उल्लंघन इन क्षेत्रों में आज भी हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि यूएनओ इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में सफल नहीं हुआ है। तो ये थी बच्चों उसकी उपलब्धियां और विफलताएं। अब एक निष्कर्ष के तौर पे लास्ट में हम कहेंगे भाई अगर क्या कहते हो आप कि यूएनओ पूरी तरह सफल हुआ है या यूएनओ विफल हुआ है, तो इसको तय करना बच्चों बहुत मुश्किल है। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों की तुलना करें, उपलब्धियों की और विफलताओं की, तो हम ये कहते हैं कि ये सफल ज्यादा रहा है, इसकी उपलब्धियां ज्यादा हैं। सबसे बड़ी जो उपलब्धि, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में यूएनओ ने एक सक्रिय भूमिका अदा करी है, तो ये उस रूप में सफल है। दूसरी मैंने कहा कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, चाहे वो चिल्ड्रन हैं, चाहे वो विमेन हैं, चाहे वो हमारी वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण है, ऐसी समस्याओं को रोकने में भी यूएनओ बहुत सक्सेसफुल रहा है। और रिसेंटली चाहे कोरोना के रूप में देखें, चाहे सीरियस डिजीजेस जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, उनमें भी मिलजुल कर संगठित होकर जब विभिन्न राष्ट्र ऐसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने शोध को एक दूसरे से साझा करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के उस सिद्धांत पर चलते हैं, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएनओ काफी कुछ सफल रहा है। ये जरूर बड़ी सच्चाई है कि पूरी तरह से ये एक आदर्शवादी संस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पे हम इसको एक सफल संगठन मानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।